श्लोक है। छठे अध्याय से श्लोक है, रसाः भावा हि अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यम गानम रंगश्च संग्रह। तो छठे अध्याय में भरत मुनि ने बताया कि ये नाट्य है क्या भाई। जैसे मनुष्य के शरीर में अंग होते हैं, कुछ ऊपर के अंग होते हैं, कुछ मध्य के अंग होते हैं, कुछ अधोभाग में अंग होते हैं। इसी तरह से नाट्य के अंग क्या है, तो वो बता देते हैं कि अंग क्या है। और उसी के लिए ये श्लोक है, रसा भावा ही अभिनया। तो अब वो गणना करते हैं। तो पहले मैं आपको केवल कौन कौन से तत्व हैं नाट्य के, या जिसको अंग्रेजी में कहें एलिमेंट्स ऑफ थिएटर, क्या क्या है। तो रस, रसा भावा ही अभिनया, यानी नाट्य में रस होते हैं। भरत मुनि ने 8 रस बताए। भाव होते हैं, तो उन्होंने 3 प्रकार के भाव बताए, स्थायी भाव, अस्थायी भाव और सात्विक भाव। तो ये भाव बताए और फिर अभिनय बताए। और अभिनय कई कई प्रकार का होता है और 4 प्रकार का उसकी आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, उसकी क्या कहते हैं संख्या है। धर्मी, फिर चौथी चीज उन्होंने कहा नाट्य के बारे में कि ये क्या होती है। उन्होंने कहा धर्मी। धर्मी के बाद फिर वृत्ति, धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः, और फिर प्रवृत्ति होती है। तो ये 6 तो हो गए। देखिए, रस हो गया, भाव हो गया, अभिनय हो गया, धर्मी हो गई, वृत्ति हो गई, प्रवृत्ति हो गई। तो धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः, फिर सिद्धि। 7वां नाट्य का तत्व है सिद्धि। सिद्धि स्वरास्तथातोद्यम। सिद्धि ही है, स्वर है, और 9वां है आतोद्य। सिद्धि स्वरा तथातोद्यम गानम। 10वां है गान और 11वां है रंग। गानम रंगश्च संग्रह। तो ये संग्रह किन चीजों का है? 11 चीजों का है। तो शायद अभी जो आपने व्याख्यान सुने उनमें इस बात का जिक्र हुआ हो, लेकिन मैं अब आपको ये श्लोक इसलिए बता रहा हूं कि इसमें संपूर्ण नाट्य के अवयव आ जाते हैं। हाँ, ये अवयव अलग अलग अध्यायों में दिए गए हैं। जैसे रस 6ठे अध्याय में दिया गया है, अभिनय के लिए 8 है, 9 है, बाद में आगे चलकर 22-23 जगह जगह अभिनय फैला हुआ है। लेकिन तत्व ये हैं 11। अगर हम इन 11 तत्वों को समझ लेते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है कि नाट्य क्या होता है। अब आप कहेंगे साहब, हमने तो स्कूल में जब थोड़ा बहुत हमें टीचर ने बताया कि नाट्य क्या होता है, तो उन्होंने तो हमको ये बताया कि नाट्य में एक कहानी होती है, नाट्य में एक नायक होता है, नाट्य में कुछ तर्क वितर्क होता है, नाट्य में डायलॉग होता है, और ये सब मिलकर संगीत भी होता है। ये सब मिलकर नाट्य बन जाता है। और आप तो यहाँ नायक की बात नहीं कर रहे, आप हीरो की बात नहीं कर रहे, आप कहानी की बात नहीं कर रहे। तो क्या नाट्यशास्त्र में ये सब नहीं है? भरत मुनि क्या इस सब को नाट्य का अंग नहीं मानते? अब जाहिर है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो संभव नहीं है कि कहानी ना हो और नाट्य बन जाए। और भरत मुनि कहानी के बारे में भी बताते हैं, उसको इतिवृत्त कहते हैं।
इतिवृत्त कहानी ही होती है। लेकिन यहां जो वर्गीकरण 11 चीजों का किया है, उसमें उन्होंने कहानी को प्रमुख वर्गीकृत करके नहीं कहा है। अब क्यों नहीं कहा है, इस पर अब हम चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे। अवयव उन्होंने माने हैं 11। अब सवाल यह है कि इन 11 को प्रमुख क्यों किया है, और कहानी हो गई यानी इतिवृत्त हो गया, पात्र हो गया, चरित्र हो गया, संगीत हो गया अलग से, तो इस सब को क्यों नहीं कहा है, और इस सब को इन 11 के बीच में क्यों डाल दिया है। वर्गीकरण में जो चीजें कैरेक्टर, स्टोरी, म्यूथोस, ईथोस वगैरह, जो आप अगर कोई लोग आप अंग्रेजी लिटरेचर के थ्रू आए हैं तो उनको ये पढ़ाया गया होगा, तो उन सबको यहां 11 में क्यों डाला है, एक बड़ा सीधा प्रश्न। ये वर्गीकरण भरत मुनि क्यों करते हैं? अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप सारा नाट्यशास्त्र समझ लेंगे, और अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप ये भी समझ लेंगे कि भारतीय दृष्टि थिएटर की, नाट्य की क्या है। ये आप जरा पकड़िए। अब कैसे, मैं बताता हूं। देखिए, आप एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आए हैं यहां बनारस में, तो आप मेरी तरह से नाट्यशास्त्र का केवल अध्येता बनने तो आए नहीं, पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति ही तो आप बनेंगे नहीं। आपका मुख्य लक्ष्य है नाट्य करना, नाट्य खेलना, नाट्य का निर्देशन जैसे कहते हैं आजकल, आचार्य बनना, पुरानी भाषा में आचार्य कहते थे, जो डायरेक्ट करता था नाटक को। तो आप एक्टर बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, आज की भाषा में आप म्यूजिक देंगे, आप सीन बनाएंगे, कोरियोग्राफी करेंगे वगैरह वगैरह। तो आप कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, नाटक के किसी एक विभाग में आप स्पेशलाइज करेंगे। ऐसा होगा नहीं होगा? क्यों भाई? तो जी सर। भरत मुनि ने यही कर दिया आपके सामने। भरत मुनि ने यही कर दिया कि वो कौन सी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो थिएटर में आपको करनी हैं, और उसका वो प्रारंभ करते। तो मैंने अभी आपको वो चीजें गिना दी। रसा भावा ही अभिनयः धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः सिद्धि स्वरास तथातोद्यम गानम रंगश्च संग्रह। अब मैं इन चीजों को लूंगा, लेकिन समझाने के लिए मैं इनको उसी क्रम में नहीं लूंगा जिस क्रम में ये बताई गई हैं। यानी शास्त्र में जो उद्देश्य क्रम है, जो बताया गया है, रिकाउंट किया गया है, उस क्रम में ना लेकर हम एक दूसरे क्रम में लेते हैं। हम कुछ उन चीजों को लेते हैं जो बड़ी सरलता से आप पहचान जाएंगे। जैसे अंत में है रंग। रंग का अर्थ यहां क्या है? स्टेज। और स्टेज से क्या मतलब है? थिएटर हाउस, नाट्य गृह, नाट्यशाला, नाट्य मंडप। तो वो सबसे स्थूल चीज है, और उसका होना बहुत आवश्यक है। उसका होना इसलिए आवश्यक है कि आप एक विशिष्ट स्थान पर खेल सकें, नाटक को आप प्रकट कर सकें, प्रयोग में ला सकें, और देखने वाले भी हों, और आप खेलने वाले और देखने वाले दोनों निर्विघ्न रूप से एक स्थान में बैठ सकें। वहां वो लोग ना आ जाएं जिनको नाटक नहीं देखना है, बल्कि कुछ और शैतानी करनी है, आपके नाटक में विघ्न डालना है, आपके प्रयोग को खराब करना है। तो ऐसे लोगों को दूर रखने के लिए भी
उन्होंने कहा एक एनक्लोजर बनाइए, एक ऐसा स्थान बनाइए, सुरक्षित स्थान बनाइए जहां अभिनेता, अभिनेत्रियां और सब नाटक से संबंधित लोग नाटक खेल सकते हैं। तो वो रंग हो गया। अब रंग कैसा होता है, क्या होता है, इसकी विवेचना धीरे धीरे हम करेंगे। इसकी पूरी व्याख्या, इसकी डिटेल, कितने प्रकार के रंग मंडप प्राचीन काल में होते थे, कितने बड़े होते थे, कैसे बनते थे, कौन सा उसमें मटेरियल होता था, कितने समय में बनते थे, कौन बनाता था, कौन पैसे देता था, इस सब की चर्चा हम कर लेंगे। लेकिन अभी प्रमुख रूप से आपको ये बताया कि रंग जो है वो 11 नाट्य के तत्वों में से एक है। अब देखिए, ये मामूली बात नहीं कही गई है नाट्यशास्त्र में। रंग, क्योंकि आप थिएटर वाले लोग हैं, आपके लिए ये समझना अति आवश्यक है। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर दें, अच्छा लगेगा मुझे, आपके चेहरे नजर आएंगे तो लगेगा। हाँ, अपने वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज सब। औरों की वीडियो नहीं ऑन है, एक और। हाँ, ये आवाजें ना लगाएं और अपने वीडियो ऑन करें और आराम से सुने। हाँ जी, तो आप जानते हैं कि नाटक खेला जाता है और नाटक खेलने की जो शैली होती है उसका बहुत बड़ा प्रभाव कहां आप नाटक खेल रहे हैं, आपका नाट्य ग्रह कैसा है, इसके ऊपर पड़ता है। जैसे उदाहरण देता हूं, अब यूनान के बारे में, ग्रीस के नाटकों के बारे में आप जानते होंगे थोड़ा बहुत। तो वो एम्फी थिएटर में खेला जाता था और एम्फी थिएटर बहुत बड़े होते थे जिसमें 10,000 लोग भी बैठ जाए। और वो इतने बड़े होते थे कि जो पीछे की पंक्ति में बैठा है उससे अभिनेता बहुत दूर है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभिनेता विशेष रूप से क्या करेगा, वो एक प्रतिशीर्ष या एक मुखौटा या मास्क पहनेगा। तो वो एक अपने मुंह के ऊपर एक दूसरे प्रकार की वस्तु को लगाकर खेलता था। क्यों? क्योंकि बहुत दूर बैठते थे। लेकिन अगर आप भारतीय नाटक को देखें तो उसमें तो बहुत आपको पास बैठते हैं, और क्योंकि आपको देखना है कि सात्विक भाव क्या है, अब चेहरा लाल हो गया, आंखें इधर से उधर जा रही हैं, किस तरह से नाक के नथुने हिल रहे हैं, तो क्या खेला जाएगा ये इस बात के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि कहां खेला जा रहा है। थिएटर स्पेस या थिएटर हाउस या रंग कहां है, कैसा है। इसलिए उन्होंने कहा कि रंग एक तत्व है। ये चीज अब आज समझ में आई है 20वीं शताब्दी में। तो इसलिए अब बहुत सारी जो पश्चिम के अंदर नाट्य के विषय में अवधारणाएं बनी हैं, उसके अंदर एक परफॉर्मेंस थ्योरी नाम की थ्योरी है। तो परफॉर्मेंस थ्योरी इसी पर आधारित है कि नाटक कहां खेला जा रहा है और स्थान कैसा है, ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए भरत मुनि ने इसको पहले ही नाट्य को, यानी नाट्य ग्रह को एक तत्व, एक अंग, एक एलिमेंट के रूप में रख दिया। अब देखिए, शुरू करते हैं रस। रस के विषय में विस्तार में आपको बाद में बताएंगे कि रस कैसे उत्पन्न होता है, कैसे निष्पत्ति उसकी होती है, रस कैसे प्रकट होता है, कहाँ होता है, क्या, ये सब चर्चा करेंगे। लेकिन पहली बात है कि नाटक का प्रयोजन रस होता है। और नाटक का ही नहीं होता, नाट्य का ही नहीं होता, थिएटर का ही नहीं होता। अगर कोई भी
वार्तालाप होगा, अगर कोई भी किसी किस्म का भी दो लोगों के बीच में आदान प्रदान होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो उसमें कोई ना कोई आकर्षण होना चाहिए। आप मुझे सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं कि आपको कुछ उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप सुनना बंद कर देंगे, आप उठकर चले जाएंगे। तो किसी भी बात के लिए, किसी भी संवाद के लिए रस का होना आवश्यक है, और बिना रस के कोई बात समझ में नहीं आती। जिस चीज पर हमने ध्यान न दिया हो, जो चीज नीरस हो, वो हमारे मन में नहीं उतरती, हम उसको समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए नाट्यशास्त्र में उन्होंने शुरू में कह दिया, नहीं रसादृते कश्चित अर्थः प्रवर्तते, बिना रस के कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये हो गया रस, 8 प्रकार के रस, वो उसकी व्याख्या करेंगे, स्थायी की और व्यभिचारी की, विभाव, अनुभाव इत्यादि। अब दूसरी बात भाव। भाव के बारे में क्या कहा गया है? देखिए, भरत मुनि ने एक बहुत सीधी सादी बात रखी। मनुष्य के भावों के, मनुष्य की इमोशन और थॉट के विषय में, मानव मन के विषय में एक बहुत सीधी सादी बात रखी। उन्होंने रखा कि भाव 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और व्यभिचारी। तो उन्होंने ये माना कि कुछ भाव तो मनुष्य के अंदर, मनुष्य हृदय में, मनुष्य के मन कहिए, मन में उसके पूरे मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि, ये सब माइंड में, सब में कुछ भाव ऐसे होते हैं जो निरंतर विद्यमान रहते हैं और हर एक के मन में प्रसुप्त रूप से हमेशा रहते हैं। और उसकी उन्होंने गणना करा दी, और वो 8 हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे होते हैं जो आते हैं और जाते हैं, तो उसकी गणना उन्होंने अलग कराई, 32 या 33। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भाव होते हैं जो बड़ी तेजी से हमारे अंदर प्रकट होते हैं और हमारे आंसू निकाल देंगे, या हमारा चेहरा जो है वो विवर्ण कर देंगे, इत्यादि इत्यादि। होते वो वही भाव हैं जो स्थायी हैं या अस्थायी हैं, लेकिन सात्विक भाव जिनको कहा गया है वो शारीरिक रूप से अनुभाव अधिक हैं वास्तव में, लेकिन उनको एक विशेष कारण से रखा गया है, जिसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो ये जो भाव हैं, इनको केवल फीलिंग नहीं समझना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि भाव का अर्थ है जिसमें भावना, फीलिंग भी हो और एक विचार भी हो। विचार का मतलब कोई दर्शन से नहीं है, विचार से मतलब है कि मन में अगर कोई भाव होता है, जैसे मैं उदास हूं, तो उसका कोई कारण होता है, और उसका कारण हमारे जीवन की किसी परिस्थिति से होता है। मैं उदास हूं इसलिए कि मैं फेल हो गया, मैं उदास हूं इसलिए कि मेरी जेब कट गई, मैं उदास हूं कि मुझे कोई और किसी प्रकार से दुख पहुंचा। तो वो भाव या वो घटना भी मेरे मन में रहती। और नाट्य में, थिएटर में हमेशा जो भी आप भाव प्रकट करेंगे वो किसी एक घटना से, एक किसी कथा से संबंधित होगा। यानी कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा
जिसके कारण आप खुश हैं या दुखी हैं। कोई भाव ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर कोई क्रिया से संबंधित बात नहीं होगी, क्योंकि नाटक के अंदर तो एक्शन होना है ना, नाटक के अंदर तो कोई कहानी बननी है, नाटक के अंदर तो कोई किसी न किसी प्रकार की क्रिया होनी है, आंगिक वाचिक। इसलिए भाव का अर्थ होता है जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे थॉट एंड इमोशन या इमोशन एंड थॉट। क्योंकि भाव शब्द जो है संस्कृत में भू यानी होना, ऐसा होना। तो हम हमेशा जब होते हैं हमारे मन में जो भी भाव होता है तो उसके साथ साथ कोई और स्मृति भी होती है, दोनों होते हैं। इसलिए भू का अर्थ है कि उसमें विचार भी है, उसमें कोई घटना भी है, उसमें कोई कहानी भी है और उसके अंदर एक भाव है। तो ये रस भाव। फिर उन्होंने बताया कि अभिनय। अब नाटक तो जब ही होगा जब कोई एक नट, पुरानी भाषा में नट कहते थे, आज उसको हम अभिनेता कहते हैं, जब वो व्यक्ति स्टेज पर, रंग पर कुछ क्रिया करेगा और उस भाव को अपने मन में, कहानी जो उसके है, भाव जो है, उसको प्रकट करेगा दूसरों के सामने, तो वही अभिनय है। देखिए, अभिनय शब्द को आप समझ लीजिए। अंग्रेजी में हम एक्टिंग कहते हैं। एक्टिंग कहने से ये लगता है कि कहीं कुछ एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है, क्रिया प्रधान है एक्टिंग। हाथ पैर चल रहे हैं, आ जा रहा है, कपड़े पहने हुए हैं, तो फिजिकल मोशन एक्टिंग में है, एक्टिंग शब्द में। लेकिन अभिनय में क्या है? अभिनय का मतलब है, इस अभिनय शब्द में दो शब्द हैं, अभि और नय। तो अभि जो है वो प्रीफिक्स या उपसर्ग है और नय दूसरा है। तो नय का मतलब क्या होता है? ले जाना। जैसे नयन, नयन क्या है? वो बाहर की दुनिया अंदर ले जाता है हमारे मन में। हम देखते हैं आंख से, अपने नयन से, नयनों से, तो अंदर कुछ जाता है हमारे, तो वो ले जाता है। ले जाने वाली जो इंद्रिय है हमारी, वो नयन कहलाती है। तो अभिनय यहां कौन है? ले जाने वाला, जो अभिनय कर रहा है। और अभिनय क्या है? किसी भाव को, किसी अर्थ को, किसी विशेष प्रकार के प्रयोग को हम स्टेज से ऑडियंस तक ले गए, हम रंग से प्रेक्षक तक ले गए। आया समझ में आपके अभिनय का क्या अर्थ है? तो उसमें हर प्रकार से आप ले गए। अब आगे चलकर जब व्याख्या करेंगे तो क्या क्या ले जाना है, इसका जिक्र हो जाएगा। तो अब इसका जिक्र मैं कर रहा हूं। अभिनय के बाद धर्मी का। अभिनय तो आप जानते हैं 4 प्रकार का है ही, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। और इसकी हम व्याख्या करेंगे, आप प्रश्न पूछेंगे, उसके उत्तर देंगे, तो और ये चीज आपके मन में स्पष्ट हो जाएगी। धर्मी, धर्मी का क्या अर्थ है? धर्म को जो धारण करे वो धर्मी, ठीक है ना? कर्म को करने वाला कर्मी। तो ऐसे ही सामान्य भाषा में कह दे धर्म कर्मी, कुशल कर्मी, इसी तरह से धर्मी। अब यहां कौन से धर्म की बात हो रही है, या कौन सा धर्म धारण कर रहा है? कौन? यानी नाट्य जो है वो धारण कर रहा है, नाट्य धर्मी है। तो उन्होंने कहा कि धर्मी 2 प्रकार की हुई, नाट्य धर्मी और लोक धर्मी।
तो जो धर्म नाट्य में होता है, जब वो किया जाएगा तो नाट्य धर्मी हो जाएगा, और जो धर्म लोक में होता है तो वो लोक धर्मी हो जाएगा। धर्म से या मतलब रिलीजन या किसी प्रकार की आस्था नहीं है, यह धर्म से मतलब है क्रिया, क्योंकि संस्कृत में धर्म का अर्थ होता है वो चीज जो आपको किसी तरह से संतुष्ट करती है, पल्लवित करती है, सस्टेन करती है, आप जिसको धारण कर लेते हैं। वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, सांसारिक भी होती है, आध्यात्मिक भी होती है, सब कुछ होती है। जैसे चोर का धर्म क्या है? चोरी करना। उसने क्या धारण किया हुआ है? चोरी करने का काम, तो वो चोर धर्मी हो गया। तो जब हम नाट्य धर्मी कहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि नाट्य में जितनी भी क्रियाएं नाटक में होती हैं, स्टेज के ऊपर होती हैं, केवल जो बाहर दुनिया में नहीं होती उनको हम नाट्य धर्मी कहें। तो आप बहुत सारे काम ऐसे करते हैं स्टेज पर जो बाहर दुनिया में नहीं कर सकते, ना करते हैं, ना उनका कोई सेंस होता है। आपने ऐसे हाथ करके कहा और ऑडियंस ने समझ लिया कि ये कान में फुसफुस आ रहा है, जबकि आप वास्तव में नहीं, आप तो काफी ऊंचा बोल रहे हैं जिससे जो आखिरी पंक्ति में बैठा है उसको भी सुनाई दे जाए। लेकिन आप ऐसे हाथ रख लेते हैं तो ये मान लिया गया कि ये विस्परिंग है, होता है ना ये। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें नाटक में होती हैं। नाटक में एक विशेष प्रकार से चला जाता है, नाटक में एक विशेष प्रकार से गाया जाता है, नाटक में एक विशेष प्रकार से डायलॉग को बोला जाता है। जैसे रामलीला में कहते हैं और फिर राम ने कहा, अब ऐसे हम थोड़ी बोलते हैं आपस में, लेकिन ये नाट्य धर्मी हो गया। तो जो भी नाट्य में हो रहा है, नाटक में हो रहा है, स्टेज पर हो रहा है, और जो बाहर हो नहीं सकता, वो नाट्य धर्मी है। तो आपका सारा कॉस्ट्यूम नाट्य धर्मी हो गया। आपका अगर कोई आपने क्या कहते हैं प्रतिमुख लगाया है, मास्क लगाया है, तो वो नाट्य धर्मी हो गया। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो नाट्य धर्मी हो गई। और लोक धर्मी क्या हुआ? वो चीजें जो बाहर सड़क पर नजर आती हैं, जीवन में नजर आती हैं, जब उनका हम चित्रण करते हैं, जब उनका हम अभिनय करते हैं, तो वो लोक धर्मी है। तो किसी को खाना खिलाना, किसी को आलिंगन, चुंबन इत्यादि, ये सारी चीजें सामान्य है। जब ये नाट्य पे होती हैं, स्टेज पर होती है, तो ये लोक धर्मी हो। लोक धर्मी का अर्थ फोक नहीं होता। आजकल ये सबसे बड़ी गलती है। लोक धर्मी का मतलब अधिकांश लोग नाटक की दुनिया में भी लगा देते हैं कि अगर हमने बिहू नृत्य कर दिया तो वो लोक धर्मी हो गया, अगर हमने स्वांग की तरह से कुछ क्रिया कर दी स्टेज पे, या जैसे छत्तीसगढ़ी हबीब तनवीर वाले स्टाइल में कुछ कर दिया तो वो लोक धर्मी हो गया। ये नहीं होता है, नाट्यशास्त्र में इसका ये अर्थ नहीं है लोक धर्मी। वो तो ग्राम्य धर्मी है, वो तो वन प्रदेश में जो किया गया है, वो तो जंगल में जो किया गया है, या छोटे ग्राम में किया गया है, चाहे वो शहर में भी किया गया हो, तो वो लोक धर्मी नहीं होता। लोक का अर्थ तो होता है बाहर की दुनिया, जो नाट्य ग्रह के बाहर की दुनिया। और नाट्यशास्त्र में तो 3 लोक हैं, देवलोक है, मर्त्यलोक है और पाताल लोक है। तो ये इन्होंने बताया, ये धर्मी चौथी चीज हो गई। अब 5वीं चीज है वृत्ति। वृत्ति के बारे में आपसे काफी अच्छी चर्चा होगी, क्योंकि जब हम दशरूपक पर आएंगे तो दशरूपक क्योंकि वृत्तियों से ही बनते हैं, और कैसे बनते हैं ये सब आपको इसका शास्त्र समझाना होगा, तब पूरे विशद रूप से इसकी व्याख्या होगी।
अभी इतना समझिए कि वृत्ति 4 रखी गई थी। कैशिकी वृत्ति, भारती वृत्ति, कैशिकी है, हाँ सात्वती है और आरभटी है। तो अब सबसे पहले लेते हैं कैशिकी, जो आप समझते ही है कि जिसमें नृत्य हो, संगीत हो, लालित्य हो। आरभटी जिसमें मार पीट, तोड़ फोड़ ये सब हो। और भारती जिसमें केवल शब्द के द्वारा ही अधिकांश काम हो। जैसे मान लीजिए अगर आप मुद्रा राक्षस नाटक कर रहे तो वहाँ षड्यंत्र ही है, वहाँ एक दूसरे से बात करना है, वहाँ बताना है क्या होगा क्या नहीं होगा इत्यादि। तो इसलिए वो, और सात्वती का मतलब है कि जहाँ बड़े उच्च कोटि के भाव हो, उदात्त नायक हो इत्यादि। और ये कैसे इनसे आगे चलकर 10 रूपक प्राचीन काल में बनते थे और आज भी कैसे आप नए रूपक बना सकते हैं इन्हीं 4 को आधार लेकर। तो ये रही वृत्ति। फिर प्रवृत्ति पे आते हैं। प्रवृत्ति वास्तव में 2 प्रकार से देखी जाती है। एक तो प्रवृत्ति होती है प्रेक्षक की, कि भारत के किस प्रदेश में कौन लोग क्या देखना चाहते थे। और एक प्रवृत्ति है कि कौन से लोगों को क्या दिखाने के लिए कुछ हम अपने स्टाइल में क्या क्या करेंगे। तो उन्होंने कुछ प्रवृत्तियां बताई, गौड़ी इत्यादि, जो कि प्राचीन काल में खेली जाती थी, जो आज हमें समझना बड़ा मुश्किल है, जो साहित्यिक अधिक हैं, लेकिन नाट्य में कैसे होती थी वो भी जरा समझाने से और देखने से पता लगेगा। अब प्रवृत्ति के बाद हम आते हैं सिद्धि पर। सिद्धि को जरा समझिए। एक तो सीधी सादी बात है कि आपने नाट्य खेला और लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने अंडे फेंक दिए, उन्होंने शोर मचाया, उन्होंने तालियां गलत जगह बजाई, आपको उखाड़ दिया। तो ये तो सिद्धि का लोप हो गया कि सिद्धि नहीं हुई। और एक सिद्धि ये हुई कि खूब तालियां बजी और आपको हार फूल पहनाए गए, पुरस्कार दिए गए, और बाद में आपको जब आपने कई प्रयोग कर लिए, आप प्रसिद्ध हो गए, तो आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। ये सब सिद्धि है कलाकार के रूप में। आप समझ रहे हैं? सिद्ध आप हो गए, आपने जो अचीव किया है वो सिद्धि है। तो ये जितनी भी सिद्धि है ये लौकिक है, ये मनुष्य देते हैं आपको। इसलिए इसका नाम रखा नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने मानुषी, कि ये तो रिवॉर्ड ऑफ द ह्यूमंस है, ह्यूमन बीइंग्स आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा दैवी सिद्धि होती है। दैवी सिद्धि इसलिए होती है कि देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं, जब मनुष्य प्रसन्न हुए तो मानुषी सिद्धि, और जब देवता प्रसन्न हुए तो दैवी सिद्धि। अब भारत का सिद्धांत हमेशा से ये रहा है कि देवता तो नाटक देखेंगे ही, क्योंकि नाटक आप तो जानते हैं ना वो कथा कि नाटक का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। प्रादुर्भाव तो हुआ ही जब इंद्र ने कहा क्रीडनीयकम इच्छामो यद दृश्यम श्राव्यम च भवे, कि मुझको तो एक ऐसी चीज दिखाओ जो ऐसा मनोरंजन का साधन दो जिसमें देखना और सुनना इकट्ठा होता हो। तो देवता तो इसमें हैं ही जुड़े हुए, बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब भी कोई नाट्य का प्रयोग होता है तो देवता देख रहे होते हैं, देवता आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होते हैं, अप्रसन्न होते हैं। अगर आपने उनको खुश कर लिया तो वो दैवी सिद्धि हुई, और नहीं करा तो दैवी सिद्धि नहीं हुई।
अगर दैवी सिद्धि होती है तो कैसे पता लगेगा? मानुषी सिद्धि तो पता लग गई, हार फूल पड़े या अंडे तो पता लग गया हुई या नहीं हुई, लेकिन दैवी सिद्धि के बारे में कैसे? तो वहां नाट्यशास्त्र कहता है 27वें अध्याय में कि जब आपके प्रयोग के बाद जितना भी प्रेक्षागृह के अंदर प्रेक्षक है, जब सब स्तब्ध हो जाए, निशब्द हो जाए, ताली बजाना भी भूल जाए, उनके हृदय पर इतना बड़ा प्रभाव हो आपके प्रयोग का कि वो कहे आह अद्भुत। तो जब हम अद्भुत देखते हैं तो हम अवाक हो जाते हैं, शब्द नहीं रहते ना कहने के लिए। अवाक का अर्थ ही क्या होता है कि बिना शब्द के हो गए, मुंह से बोल नहीं निकल रहा। तो ये स्थिति जब ऑडियंस की हो जाए तो समझिए कि दैवी सिद्धि हो गई, देवता भी प्रसन्न हो गए। अब आते हैं स्वर के ऊपर। अब यहां उन्होंने बताया कि कंठ से जो भी ध्वनि निकलती है वो स्वर है। तो वेद के स्वर है, उदात्त अनुदात्त स्वर है। संगीत के स्वर हैं, सारेगामा पादानी, सप्त स्वर है, विकृत स्वर है, शुद्ध स्वर है। तो इस तरह से ये स्वर है और इन स्वरों का प्रयोग कंठ से होता है तरह तरह से। आप कुछ बोलेंगे तब स्वर का प्रयोग होगा, आप गाएंगे तो प्रयोग होगा, आप पाठ करेंगे तो प्रयोग होगा, आप थोड़ा सा स्वर का प्रयोग करेंगे, कभी बहुत अधिक प्रयोग करेंगे, कभी स्वर का प्रयोग ऐसा करेंगे कि संगीत है उसमें बहुत सारे अलंकार हैं, बहुत सुंदर है, रंजक है। कभी ऐसे करेंगे कि कर्कश ध्वनि निकालनी है, कभी ऐसा स्वर होगा कि जिसमें रोदन हो, कभी ऐसा होगा कि व्यंग हो भाषा में। अब एक सेंटेंस है आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर उसको व्यंग के साथ कहेंगे तो दूसरे ढंग से कहेंगे तो आवाज बदल जाएगी। तो ये सब स्वर है, इसलिए उन्होंने स्वर को, वाचिक को, डायलॉग को यहां रख दिया। भरत मुनि ने संवाद को या डायलॉग को अलग नहीं रखा है, जैसे एरिस्टोटल ने उसको लेक्सिस करके अलग कर दिया है, ऐसे नहीं रखा है। वैसे तो डायलॉग कोई एलिमेंट ऑफ थिएटर एरिस्टोटल में भी नहीं है। खैर, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे आपके साथ। तो ये स्वर हुआ, सिद्धि स्वरा तथा आतोद्य। आतोद्य का मतलब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बाजा। क्योंकि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब बजता है जब उस पर कोई प्रहार होता है। बांसुरी पर प्रहार होता है क्या कहते हैं, सांस का, प्राणवायु का। तबले पर उंगली से और सितार, सरोद इत्यादि पर किसी कोण से या जवे से। तो प्रहार जरूर होगा, जब प्रहार होगा तब वो बोलेगा साज, इसलिए उसको आतोद्य कहा। इसलिए भरत मुनि ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक एलिमेंट बनाया है। वो कहते हैं कि इसके बिना नाट्य नहीं हो सकता। बिना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कई प्रकार के होते हैं, तत्वाद्य होते हैं, घनवाद्य होते हैं, सुशिर वाद्य होते हैं, तंत्री वाद्य होते हैं, 4 प्रकार के हैं। तो वो होने चाहिए, जब तक वो नहीं होंगे तब तक नाट्य पूरा नहीं। खाली गाने से नहीं बात बनेगी, सिर्फ वोकल म्यूजिक से नहीं चलेगा काम, इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए। इसलिए आतोद्य को उन्होंने एसेंशियल करा। फिर स्वरास्तथा तोद्यम गानम,
अब गान क्या है? गान का अर्थ है ध्रुवागान। ध्रुवागान क्या होता था, इसके बारे में जरा एक अलग से चर्चा एक दिन करेंगे 6 दिनों में। ये बहुत ही अभिन्न अंग था प्राचीन नाट्य का। अब उसको बिल्कुल समाप्त हुए बहुत लंबा समय हो गया, शायद 1-1.5 साल से ध्रुवाओं का इतना प्रयोग नहीं हो रहा है नाट्य में, भारतीय नाट्य में। और अब तो कई वर्षों से, यानी कई 100 सालों से बिल्कुल नहीं है ध्रुवाओं का प्रयोग। कहीं कहीं उसके अवशेष नजर आते हैं हमको किसी किसी जगह, जैसे कुचिपुड़ी में दरू संगीत होता है, दरू का प्रयोग होता है, तो वो दरू जो है वो ध्रुवा का ही एक अपभ्रंश है। लेकिन पहले कितना अधिक प्रयोग होता था। आप ये समझिए कि 25-30% नाट्य ध्रुवा ही होता था, ध्रुवा गान ही होता था, जिसमें गायन और नृत्य और वादन सब इकट्ठा होता था। वो 10वां अंग या तत्व है। और 11वां मैंने आपको बताया रंग। तो ये इस तरह से हो गए। रसा भावा ही अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः सिद्धि स्वरास्तथा तोद्यम गानम रंगश्च संग्रह। तो इन 11 चीजों से भारतीय नाट्य बनता है, था, जो हमारी प्राचीन परंपरा है। अब इसको आप 11 को समझ लेंगे और ये 11 एक दूसरे से कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे आप एक सर्कल ऑफ फायर बनाते हैं ना, फायर ब्रांड से। यानी आपने एक लकड़ी ले ली, मशाल ले ली, उसके कोने को जलाया और फिर ऐसे घुमाया, जोर जोर से आप घुमाते गए, तो ऐसा लगता है कि एक वर्तुल बना हुआ है, एक छल्ला बना हुआ है हवा में। तो इसी तरह से ये सारे अंग मिलकर नाट्य बनते हैं, अलग अलग नहीं रहते। ये नाट्य की परिभाषा है, भारतीय नाट्य परंपरा की। तो अब ये मैंने आपको नाट्य का एक संग्रह दे दिया कि नाट्य संग्रह क्या है, किन 11 तत्वों से नाट्य बन रहा है। तो अब हम आपके प्रश्न लेते हैं। प्रश्न ले रहा हूं, आप हाथ खड़ा करके प्रश्न पूछें और जो भी आपका प्रश्न हो वो निसंकोच पूछ लें।